हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपिस्ट मैनेजमेंट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। हम ओस्टियोआर्थराइटिस से स्टार्ट करते हैं, जिसको OA भी कहा जाता है शॉर्ट में। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, ठीक है। अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इन्वॉल्विंग द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, मोस्टली अफेक्टिंग वेट बियरिंग जॉइंट्स। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। डीजेनरेटिव का मतलब आपको पता ही होगा कि एक एज के बाद, 55 की एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो वो जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो वाली कंडीशन है एक एज की। मतलब ये ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स में नहीं होता, ठीक है। ये एक उम्र के बाद होती है, एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेनली अफेक्ट करता है ये वेट बियरिंग जॉइंट्स को। वेट बियरिंग जॉइंट्स फॉर एग्जांपल नी जॉइंट या हिप जॉइंट, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं। कॉमन साइट्स की बात करें कि कौन कौन से कॉमन जॉइंट्स हैं या कॉमन साइट है जहाँ पे हमें OA देखने को मिलता है, तो कॉमन साइट है नी, हिप, स्पाइन एंड हैंड्स। मतलब नी जॉइंट में बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ओस्टियोआर्थराइटिस, हिप जॉइंट में, स्पाइन और हैंड्स में भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करें हम इसके कॉजेज़ की, इटियोलॉजी की, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है, क्या फैक्टर है इसके, किस कारण होता है, तो ये एजिंग के कारण होता है। एजिंग मतलब बढ़ती उम्र के बाद होता है। ओबेसिटी, ओवरवेट, ओबेसिटी मतलब ओवरवेट जो होते हैं पेशेंट, उनमें देखने को मिलता है। जॉइंट ट्रॉमा, जॉइंट में कोई अचानक एक्सीडेंट के टाइम पे डायरेक्ट कुछ हिट हुआ हो, जॉइंट में ट्रॉमा हो गया उसके कारण। जेनेटिक्स मतलब हिंदी में कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी, कि आपके पेरेंट्स में था और उनसे आप में आ गया है, तो वो जेनेटिकल हो गया। ओवर यूज़, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स या रिपीटेटिव वर्क, ओवर यूज़ के कारण भी हमें क्या देखने को मिलता है, ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। अब बात करें हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें हमें पेन वर्स विद एक्टिविटी एंड रिलीव्ड विद रेस्ट। जैसा आप जानते हैं कि अगर आप एक्टिविटी करोगे तो पेन और ज़्यादा बढ़ेगा और आप रेस्ट करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। स्टिफनेस, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, ठीक है। क्रैपिटस, क्रैपिटस मतलब वो कट कट की जो साउंड होती है, अगर आप मूव करेंगे उस जॉइंट को, मूवमेंट कराएंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएंगे नी का, तो एक कट कट वाली आवाज़ आएगी, उसको क्रैपिटस कहते हैं। डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, ROM, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी। बोनी इनलार्जमेंट हो जाएगा, बोन में कहीं कहीं इनलार्जमेंट हो जाएगी। बात करें इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराता है, वो वर्क करता है बेसिकली उनकी मसल्स पे। जॉइंट के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसको तो वो नहीं ठीक कर सकता, बट उसके आसपास की मसल्स जो है जॉइंट की, उनको स्ट्रेंथन कर सकता है, प्लस थोड़ा लोड कंट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, मसल्स पे, तो उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, क्वाड्रिसेप्स मसल की, हिप एब्डक्टार्स मसल की। सेकेंड थिंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल, एक तरीके से स्ट्रेचिंग कराई जाती है काफ मसल की, हैमस्ट्रिंग मसल की। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज कराई जाएंगी, वॉकिंग और साइकिलिंग। हाइड्रोथेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस लाइक केन्स एंड ऑर्थोसिस, मतलब किसी सपोर्ट के थ्रू वॉक करना। वेट मैनेजमेंट एजुकेशन, ठीक है, अगर ओवरवेट है पेशेंट तो उसको वेट मैनेज करने के लिए बोलना है। पेन रिलीफ मॉडलिटीज़ लाइक टेंस एंड हॉट पैक्स, टेंस लगाएंगे, हॉट पैक लगाएंगे, यूएस करेंगे वहाँ पे स्वेलिंग के लिए, उसको एडवाइस करेंगे नी कैप पहनने के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की, ठीक है, जिसको हिंदी में आपने सुना होगा गठिया बाई कहा जाता है। तो ये कैसी कंडीशन है, ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग द साइनोवियल मेम्ब्रेन लीडिंग टू जॉइंट डिस्ट्रक्शन एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होता है, किस कारण होता है, कि बाहर से कुछ एंटर नहीं हुआ, ऑटो इम्यून है, इम्यून सिस्टम खुद ही अटैक कर रहा है अपनी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स पे, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कॉमनली हमें देखने को मिलता है, रिस्ट जॉइंट में देखने को मिलता है, MCP एंड PIP जॉइंट्स।
एमसीपी जॉइंट कौन से होते हैं? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंकल जॉइंट में देखने को मिलता है। नीज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें इसकी इटियोलॉजी की, इटियोलॉजी या फिर कह सकते हैं कोजेस की, कि किस कारण होता है, तो ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, कभी भी हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब जेनेटिकल भी हो सकता है, और जेनेटिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे? HLA-DR4 एंड HLA-DR1। इसका एक स्पेशल टेस्ट भी होता है, उसमें आप ब्लड टेस्ट के थ्रू ये दोनों फैक्टर ही अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो दैट मीन्स योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज कन्फर्म्ड थ्रू डायग्नोसिस, और आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन से भी कंफर्म होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स लाइक स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या कोई इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण इसको बढ़ने के चांसेस हैं। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, वार्मनेस रहेगी, स्मॉल जॉइंट्स, जहाँ जो भी इफेक्टेड जॉइंट है, जिस भी जॉइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है तो वहाँ पे पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, वार्मनेस रहेगी, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी मोर देन 1 आवर, सुबह को उठोगे 1 घंटा आपको बहुत सीवियर स्टिफनेस रहेगी, ठीक है। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ भी बन जाती है इसमें, स्वान नेक डिफॉर्मिटी सुना हो आपने, अल्नर ड्रिफ्ट, बॉटन ईयर डिफॉर्मिटी, फैटीग, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, ये सब आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बात करें अब इसकी रोल ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, तो जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, आपको जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करानी है, पैसिवली भी और एक्टिव असिस्टेड भी, ठीक है। एक्टिव असिस्टेड मतलब आप उसको कमांड करेंगे कि आपको इस तरीके से मूव करना है, हल्का सा सपोर्ट देके भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इन रेमिशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है, हाइड्रोथेरेपी करानी है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी है, स्प्लिंटिंग करा सकते हैं टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटीज़, एजुकेशन ऑन पेसिंग एंड रेस्ट के लिए उसको एजुकेट करना है। मोडेलिटीज़ कौन कौन से देंगे? कोल्ड ड्यूरिंग फ्लेयर अप्स, हीट ड्यूरिंग रेमिशन। अब बात करें गाउटी अर्थराइटिस की, तो जिसको गाउट कहा जाता है, अ मेटाबॉलिक अर्थराइटिस कोज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल ड्यू टू हाइपर यूरिसीमिया, जो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है, डिपोजिशन हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का, ठीक है, तो उस केशन में हमें गाउटी अर्थराइटिस देखने को मिलता है। इसकी कॉमन साइट है फर्स्ट MTP जॉइंट, जिसको पोडग्रा कहा जाता है। फर्स्ट MTP जॉइंट जो है मेटाटार्सल फेरेंजियन जॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट हमें ज़्यादातर फर्स्ट MTP जॉइंट में देखने को मिलता है, फर्स्ट मेटाटार्सो फेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, जो हमारा बिग टो वाला एक कह सकते हैं मेटाटार्सल और फेलेंजिस से मिलके जहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इटियोलॉजी कोजेस की बात करें तो हाई प्यूरिन इनटेक, रेड मीट या अल्कोहल, इसके कारण भी हो सकता है गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। किडनी डिजीज़ के कारण भी हो सकता है गाउटी अर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेडिकेशंस चल रही हों अगर उसकी डायूरेटिक्स की, तो उसके कारण भी हो सकता है गाउटी अर्थराइटिस। ये बेसिकली यूरिक एसिड की बढ़ने के कारण होता है और बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने लगता है मोनोसोडियम यूरिन क्रिस्टल्स का, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा? सडन सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन रहेगा और सडन होगा, अचानक से एकदम से सीवियर पेन हो रहा है जॉइंट में, रेडनेस रहेगी, वार्मनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, ओफन नॉक्ट्यूर्नल ऑनसेट, टोफेसियस डिपॉजिट इन क्रॉनिक केसेस। बात करें इसकी रोल ऑफ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, ड्यूरिंग एक्यूट अटैक रेस्ट एलिवेट द जॉइंट एंड कोल्ड थेरेपी इज द ट्रीटमेंट। और अगर हम पोस्ट एक्यूट फेज़ की बात करें, एक्यूट फेज़ होने के बाद जो हमारा सब एक्यूट कह सकते हैं या पोस्ट एक्यूट कह सकते हैं, उसमें हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कराएंगे टू मेंटेन द जॉइंट मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, गेट ट्रेनिंग कराएंगे इफ़ फुट इज़ अफेक्टेड, गेट ट्रेनिंग अगर फुट अफेक्टेड है तो गेट ट्रेनिंग ऑब्वियसली कराएंगे। लाइफस्टाइल एडवाइस, डाइट पे फोकस करने को कहेंगे, हाइड्रेशन, लॉट्स ऑफ वाटर आपको ड्रिंक करना है, ठीक है।
फुटवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप उसका। तो ये सब हमारा गाउटी अर्थराइटिस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, AS कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस अफेक्टिंग द एक्सियल स्केलेटन, प्राइमरीली द स्पाइन एंड सैक्रोइलियक जॉइंट्स, लीडिंग टू फ्यूजन। फ्यूजन को कहा जाता है एनकाइलोसिस। एज इट्स नेम सजेस्ट, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं स्पाइन में, ठीक है। तो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, अर्थराइटिस वाली कंडीशन है, और कहाँ पे हो रही है ये कंडीशन, स्पाइन में हो रही है, और सैक्रोइलियक जॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होने लगता है, वर्टिब्रास का फ्यूजन होने लगता है। कॉजेज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद HLA-B27। HLA-B27 का एक टेस्ट भी होता है, अगर उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऑनसेट इन लेट एडोलसेंस अर्ली एडल्टहुड, ये ऐसा नहीं है ना डिजेनरेटिव कंडीशन है ना बच्चों में हो रही है, ये एक एडल्टहुड में होती है। मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और अगर हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो वो ज़्यादातर हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो लो बैक पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, ठीक है। वर्स इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी, मॉर्निंग में बहुत वर्स रहेगा और जैसे ही आप एक्टिविटी करने लगोगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। लॉस ऑफ स्पाइनल मोबिलिटी, लंबर फ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है। काइफोटिक पोस्चर बनने के चांसेस रहेंगे। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर यूवेआइटिस, हार्ट लंग इन्वॉल्वमेंट होने सकता है। पोस्चर करेक्शन, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज टू मेंटेन चेस्ट एक्सपेंशन, मतलब उसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी स्पाइनल की। पोस्चरल करेक्शन के लिए बोला जाएगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि चेस्ट एक्सपेंशन मेंटेन रहे। हाइड्रोथेरेपी की जाएगी। डेली एक्टिविटी प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्टिफनेस, मतलब आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट द स्टिफनेस, ताकि टाइटनेस या स्टिफनेस ना रहे बॉडी में। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट और फ्लेक्शन पोस्चर, आपको लंबे समय तक रेस्ट नहीं करना है और ना ही फ्लेक्शन पोस्चर में रहना है। तो ये सब था हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो आज हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कवर हो चुका है इस वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।